अभी बैकलैश आपको पता है WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैच है, मतलब कोडी रोड्स का पहला ही जो चैंपियनशिप डिफेंस है और ये होने वाला है अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। तो भाई यहाँ के इस मैच के जो ऑड्स हैं वो आ चुके हैं और इस मैच में बहुत ही हेविली कोडी रोड्स इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, यानी एजे स्टाइल्स का इस मैच को जीतने का कोई सवाल नहीं है। और ये तो मतलब कहते हैं कह सकते हैं कि बहुत ऑब्वियस भी है कि भाई कोडी रोड्स का भी जो टाइटल रेन शुरू हुआ है, शायद WWE इतनी जल्दी इतना बड़ा कोई उनके साथ ना ले, मतलब इतना ओवर करके उनको रेसलमेनिया में दिखाया। तो ये तो ऑब्वियस ही है काइंड ऑफ कि भाई अभी कोडी रोड्स को शायद जो है थोड़ा सा चैंपियनशिप रेन वो दे सकते हैं। बट अभी मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको बताने के लिए, तो भाई वीडियो तो आप हमेशा की तरह लास्ट तक देखते हो, बस लाइक और कर देना। और आज वीडियो में वॉइस ओवर वाली वीडियो है भाई, वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड, और एनर्जी बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि भाई बिल्कुल बैंड बजी हुई है, थोड़ी सी नींद वींद पूरी नहीं हुई और मतलब चल रहा है कुछ इधर उधर। तो आज के लिए बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एडिटिंग भी हो सकता है थोड़ी सी उधर ऊपर नीचे हो जाए, तो ठीक है, उसके लिए मेरे को माफ़ी दे देना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कल की जो मंडे नाइट ड्रॉ होने वाली है, सबसे पहले तो आपको पता है ये ड्राफ्ट का स्पेशल एडिशन है। तो मतलब स्मैकडाउन का हो गया ना, मंडे नाइट ड्रॉ का ड्राफ्ट है और कह रहे हैं भाई यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, तो देखते हैं क्या हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा मैच WWE ने इस शो के लिए एडवर्टाइज कर दिया है, और बड़ा इसलिए क्योंकि शायद यहाँ पे शुरुआत हो सकती है, वैसे तो हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन उन चीज़ों को और गर्मी मिल सकती है जो ऑलरेडी जजमेंट डे में चल रही है। फिन बैलर के सामने कैसे डेविन प्रीस्ट ने चिल्ला के बोला था, अरे मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैं तो चैंपियन बन गया। तो शायद उनके अंदर ईगो आ गया है, और ऐसे अब लोग कह भी रहे हैं भाई कि डेविन प्रीस्ट को थोड़ा अलग चलाते हैं। तो शायद कल के मैच से आपको ये जो होने वाला जजमेंट डे अगेंस्ट जे उसो, एंड्राडे एंड रिकोशे का, यहाँ पे कुछ खलबली मचती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी कल का रॉ होगा बहुत इंटरेस्टिंग, तो मिस करने वाला एपिसोड तो बिल्कुल भी नहीं है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रू मैकिंटायर ने ऑफिशियली WWE के साथ जो डील है उसको साइन कर लिया है, और क्या शाही तरीके से भी किया था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को वो जो है स्वॉर्ड थमाई गई थी, रॉक ने जो भेजी थी। तो ड्रू मैकिंटायर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये पोस्ट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है, रिकॉर्डेड इन 2019, इट इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग गेम। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, जो कि ऑब्वियसली मैं प्ले तो नहीं कर सकता, लेकिन रॉक क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि कौन है तगड़ा बंदा तुम्हारे हिसाब से जो डिजर्विंग है या जो जिसमें कोई दम है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लिया द रॉक ने, और वो नाम है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। तो ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज़ को यहाँ पे बोला, और कितना अच्छा हो जाता है ना ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार के लिए, क्योंकि पता है भाई यहाँ पे तो हमको अपने कैरेक्टर में रह के भी बोल सकते हैं हम चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ असली में हुई है। और वैसे भी रॉक थोड़े से नेगेटिव साइड पे रहते हैं, तो थोड़ी और आसानी हो जाती है एक ऐसे बंदे की बातों को एक्नॉलेज करने में जो कि ऑलरेडी नेगेटिव साइड पर, और ड्रू मैकिंटायर भी वही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत गड़बड़ चीज़ भी होगी भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ, और गड़बड़ चीज़ ये है कि ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम के लिए WWE टेलीविजन से ऑफ रहने वाले हैं। और आयरनी देखो कितनी भयंकर वाली हो गई यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने खुद CM पंक को बोला था, अरे मैं तेरी तरह नहीं हूँ भाई जो इंजरी की से डर के जो है शोज़ में ना हूँ, लेकिन अब उनको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। और इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है भाई, थोड़ा सा डरावना लग रहा है कि PW इंसाइडर ने ये रिपोर्ट करके बताया कि पता नहीं है ड्रू मैकिंटायर वापस कब आएंगे दोबारा। तो अब ऐसे में सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, पता नहीं, ये स्पेकुलेट ही कर सकते हो आप। हो सकता है 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है 1-2 हफ्तों का ही ब्रेक लगे, कुछ इसके बारे में पता चलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये वो टाइम है जब ड्रू मैकिंटायर भाई आप टीवी से ऑफ नहीं रह सकते, क्योंकि आपके लिए ही क्लैश एट द कैसल होने वाला है ग्लासगो में, जहाँ पर आपको पता ही है, बोलूंगा नहीं अभी मैं, लेकिन आपको पता ही है क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ड्रू मैकिंटायर के साथ। इवन किसी ने कॉमेंट करके तो लिख ही दिया होगा बोलने तक ही मेरे, क्योंकि काफ़ी समझदार लोग हो भाई, इतने साल सब हार्डकोर वाले बने हुए रेसलिंग फैन, तो फिर इतनी नॉलेज तो ही जाती है। तो ड्रू मैकिंटायर के लिए तब तक मुझे लग रहा है इसीलिए शायद ब्रेक लिया होगा उन्होंने, कि मैं तब तक अच्छे से रिकवर हो जाऊं और थोड़ा सा अपने आप को रिस्क में कम डालना चाहें। लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं तो भाई खुशखबरी है, और ये सच में खुशखबरी वाली ही खुशखबरी है, क्योंकि जेंडर रिवील हो चुका है लोगन पॉल के आने वाले बेबी का, और ये होने वाली है एक लड़की, एक गर्ल। तो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए भाई अपनी पूरी प्राइम की ना हाइड्रेशन वाली ड्रिंक ही बनाती है, आप देख सकते हो ये कि बॉय और गर्ल करके, और नीचे लिल हाइड्रेशन, और ऐसे भी लिखा है कि जो आ रहा है अराइविंग 2014। तो ये करके तो मतलब अपने बिजनेस से कैसे भी करके उसे जोड़ ही लेते हैं वो। लेकिन अच्छा है भाई, लोगन पॉल की ज़िंदगी चलो अच्छी चल रही है, और बंदा आजकल काफ़ी समझदार बातें भी कर रहा है, तो समझदार इंसानों को तो फिर थोड़ा सा है ना उनकी बातें फिर सुननी पड़ती हैं। और लोगन पॉल WWE के अंदर भी हाईली रेट किया जाता है, तो वो भी मतलब अच्छा उनको रिवॉर्ड दे रही है, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया की चीज़ों को भी WWE के कंटेंट के साथ प्लग करके WWE के ऊपर ज़्यादा आई बॉल्स अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उस सबसे बड़ी अट्रैक्शन के बारे में जो फिलहाल तो मिसिंग है, लेकिन उसके मिसिंग होते हुए भी हर जगह उसका बोलबाला चल रहा है, और वो है
रोमन रेंस का थीम सॉन्ग। तो ये इनका एनबीए चल रहा था, बास्केटबॉल जो खेलते हैं यहाँ पे, जो लेकर्स है आपको पता है बहुत फेमस टीम है, यही प्रोनाउंसिएशन है ना इसका अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे रोमन रेंस का जो हेड ऑफ द टेबल वाला म्यूजिक है उसको प्ले किया जा रहा है। एक तरीके से मतलब इससे पता चलता है कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। और मतलब आपको पता ही होगा बहुत सारे शोज़ में, गेम्स में, या कोई बंदे को अपनी शाही एंट्री करनी होती है, जैसे एक बंदा तो अपने वेडिंग वाले दिन पे रोमन रेंस की एंट्री करके आया था, रोमन रेंस की म्यूज़िक पे एंट्री करके आया था। तो ये मतलब एक उन कुछ इंसिडेंट में से है जहाँ पे हम फिर से कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कहीं पे बड़ी लीग में रोमन रेंस का जो म्यूज़िक है उसको एक्नॉलेज किया गया है। गुंथर ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोली, कॉन्ट्रोवर्शियल बट एट द सेम टाइम अप्रिशिएट करते हुए ट्रिपल एच के एरा को। तो गुंथर ने ये बोला कि ट्रिपल एच के एरा से पहले वो जाना ही नहीं चाहते थे यूएस में, और ना ही वो प्रोडक्ट को उस तरीके से एंजॉय करते थे, और ना ही वो उसका पार्ट बनना चाहते थे। लेकिन एंड में वो ट्रिपल एच के आने के बाद चीज़ें देखते हैं किस तरीके से चेंज हुई, और फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो बना, एंड देन उन्होंने मेन रोस्टर में आया, और फिर जो चीज़ें हैं वो उनके लिए चेंज हुई। आपको पता है इससे पहले एनएक्सटी यूके के अंदर वो कम्पीट किया करते थे, बिल्कुल एक अलग ही उन्होंने फैन बेस बनाया हुआ था। आपको पता ही होगा उनकी क्या अलग अलग फ्यूड हुई हैं। उस समय गुंथर नहीं, उनका नाम वॉल्टर हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है भाई, बिल्कुल खुलेआम अगर कोई ट्रिपल एच के बारे में इस तरीके से बोल रहा है, और जब गुंथर जैसा बंदा बोलता है जिसको लोग ऑलरेडी पसंद करते हैं, तो फिर एक ऐसा ही परसेप्शन क्रिएट होता है कि भाई ट्रिपल एच तो कुछ बहुत ही अलग काम कर रहा है। और एक्चुअल में ट्रिपल एच ने कुछ नहीं, बहुत सारे अच्छे काम किए अगर विंस मैकमैन के टाइम से कंपेयर किया जाए। कुछ बुरे काम भी हैं, और वो फिर आपको पता ही है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मतलब हर किसी का अपना टेस्ट होता है, आप क्या ही बोल सकते हैं, कोई हर किसी को खुश भी नहीं कर सकता। लेकिन यार जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमको लगता है अच्छा नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी बनता ही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, ट्रिपल एच जो काम कर रहे हैं इस समय, उनको स्पेशली द रॉक और निक खान के फ्यूजन के साथ वो बेस्ट वर्क कर रहा है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। ऑब्वियसली इसलिए बिजनेस में उनका बहुत अच्छा जा रहा है। रसल फीचर्स की तरफ से ट्वीट है, इन्होंने कुछ सीरीज़ में ही ट्वीट किया पिछले कुछ टाइम में, जहाँ पे 2020 की ये चैंपियंस की पिक्चर है। और यार ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप देख के मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है कि यार ये भी हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। और बाकी यहाँ देख सकते हो ड्रू के पास टाइटल है। ये रेसलमेनिया 36 के बाद है ना, कोविड वाले रेसलमेनिया के बाद का ही टाइम है जहाँ पे सारे जो चैंपियंस। और यहाँ पे देख लो भाई, सैमी ज़ेन के पास तब भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी, और अब भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। कुछ ऐसा बहुत खास नहीं बताने का, कुछ ऐसी मस्त सी चीज़ लगी तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और 2020 के डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट से आपकी क्या यादें हैं, आप लोग मुझे बता सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो। केनी ओमेगा ने रोमन रेंस के बारे में ऐसी स्टेटमेंट दी है जो केनी ओमेगा के फैंस से ही हजम कर पाना, डाइजेस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो हमेशा से ही केनी ओमेगा जिस तरीके से उन्होंने इंडी सीन के अंदर काम किया है, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम किया है, ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर काम किया है, हमेशा उनको बोला जाता है कि वो रोमन रेंस से सुपीरियर है। लेकिन अपनी स्ट्रीम में आके केनी ओमेगा ने रोमन रेंस के बारे में ऐसी बातें बोली जो केनी ओमेगा के फैंस को ही नहीं समझ में आ रही कि हमारे केनी ओमेगा ने ऐसा कैसे बोल दिया। तो केनी ओमेगा ये बोलते हैं कि मुझे रोमन रेंस इनक्रेडिबल लगता है। जो लोग बोलते हैं कि वो बोरिंग है, मेरी नज़र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा मैं रोमन रेंस से जलता हूँ मैं इसलिए क्योंकि रोमन रेंस को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं मैं वैसे ही चाहता हूँ मुझे प्रेजेंट किया जाए। वो ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जो ऐसा चैंपियन है जो हमेशा बड़े मैचेस में होगा, बड़े शोज़ में होगा, तुम उसके लिए चीयर करो या तुम उसके लिए बू करो। एंड देन वो यहाँ पे यही बोलते हैं कि यही प्रोफेशनल रेसलिंग है, ये वही चीज़ है जो मैं जापान में करता था, और उस चीज़ को बड़े लेवल पे और करने की केनी ओमेगा की इच्छा है। तो मैं एक हेटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता रोमन रेंस का, उल्टा मैं रोमन रेंस का फैन हूँ। अब अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री पता है ना कि केनी ओमेगा और ये कैसे रोमन रेंस के कंपैरिजन होते थे एक टाइम पे, स्पेशली बिग डॉग वाले टाइम पे, और आई थिंक उस समय तो उन लोगों के बोलने का फिर भी मैं बोल सकता था कि सेंस बनता है। लेकिन अब के टाइम पे ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बना रहा है उन लोगों का भी, जो रोमन रेंस को अब भी बहुत अलग नज़र से देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई रोमन रेंस को पुश मिला इसलिए बंदा यहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि अब जो उसने काम किया ट्राइबल चीफ वाले टाइम में, जो ये रोमन रेंस का इतना तगड़ा रेन रहा, इसको मैच कर पाना तो भाई बिल्कुल इंपॉसिबल सही लगता है। और फिर बहुत सारे लोगों वाले जो बात है वो हजम भी नहीं होती। तो खुद केनी ओमेगा जिनको रखा जाता है उनके कंपटीशन में, उन्होंने ही बोल दिया कि वो रोमन रेंस से जेलस हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया। तो भाई फिर तो अब इससे ज़्यादा और क्या ही बोलना चाहिए यहाँ पे। आज की नेक्स्ट फाइल स्टोरी कोडी रोड्स के बारे में है, और भाई लोगों का जो पेशेंस लेवल है अब बिल्कुल वो समझ लो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। पानी जो है बाल्टी से बाहर निकलने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के बाद ही सोशल मीडिया पर जो एक बिल्कुल बाढ़ सी आई हुई थी पहले वी वांट कोडी की, वो शिफ्ट हो रही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब ये मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा, लेकिन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ हर चीज़ का,
कि यार अभी जो बोल रहा है कि कोडी रोड्स बेकार है, वो सिर्फ रोमन रेंज के फैंस हैं इसलिए वो बोल रहे हैं, कोडी वाले नहीं बोल रहे। तो भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ऐसा है सच में तो कोडी वाले डिफेंड करने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो 80% है मामला वो तो कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही है। तो एक टाइम पे अगर सारे लोग कोडी के साथ थे तो अब भी डिफेंस में तो आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये भी है भाई कि जो वी वांट कोडी कह रहे थे उनका भी कन्वर्जन हुआ है रोमन क्राई बेबीज में, समझ रहे हो? कोडी क्राई बेबीज से वो रोमन क्राई बेबीज बन चुके, बहुत सारे ऐसे भी हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये फोटोज़ के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा, इतनी लंबी लाइन है कोडी रोड से मिलने के लिए। और अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें तो भाई सोशल मीडिया पर जो नंबर्स है, जैसे यूट्यूब पर कंपेयर किया जा रहा है भाई कि कोडी रोड्स के तो स्मैकडाउन में जो सेगमेंट्स हैं उनके भी नंबर्स कम आ रहे हैं। और ये कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि मतलब ये बस ऐसे ही बनाया जा रहा है। इसको पिछले कुछ टाइम से अगर देखें तो जैसे लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है स्मैकडाउन को देखने में, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्या कर रहा है। तो लोग बोल रहे हैं भाई अभी इसे हटाओ जरा, अब जरा नया चैंपियन ले गया, इस बंदे का हो लिया। तो कुछ यहाँ पे मेरे को लग रहा है WWE का एक डिसीजन आने वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि बस बैकलैश में कुछ हो जाएगा, जहाँ पे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म में कोडी रोड्स की बुकिंग होगी। वो जिस तरीके से अभी देखी जा रही है उसमें तो भाई बहुत तगड़ा चेंज है। वो चेंज या तो हो सकता है कि भाई कोडी रोड्स अपने कैरेक्टर में कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेके आए, क्योंकि इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है। विंस कह रहा नहीं है कि हमेशा किसी चीज़ को पुश किया जाए, जैसे रोमन रेंज केस में हुआ था। अभी WWE यहाँ पे इम्प्रोवाइज करती है चीज़ों को, और इवन क्या पता नए चैंपियन की तरफ भी WWE बढ़े, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट ये आई है कि WWE ने कुछ दिमाग में ऐसा सोचा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कोडी को चैंपियन रखना है। उन्होंने ये सोचा है कि भाई देखते हैं सिचुएशन कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, उसके हिसाब से वो कोडी रोड्स को एज चैंपियन आने वाले टाइम में ट्रीट करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, WWE ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली है। मुझे लग रहा है कुछ आने वाले 1 महीने के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग होगा कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के साथ। और किसी को फर्क नहीं पड़ता फिर कि क्या वो उसको पसंद कर रहे हैं, जैसा है ना कि बू करो या चीयर करो, फर्क नहीं पड़ता, बस रिएक्शन मिलना चाहिए। आई थिंक वैसा कुछ काम मुझे लग रहा है कोडी रोड्स के लिए कुक होगा। WWE भाई इस टाइम पे बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ये विंस की तरह वो पुराने वाली सोचने की जो दिमाग में आएगा वही करेंगे। तो देखते हैं कोडी रोड्स के साथ क्या होता है। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक जरूर कर देना। आज बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, फिर भी पूरी कोशिश की है। ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो भाई चैनल को, ऐसा कंटेंट यहाँ पे आता रहता है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।